गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्षितिज के पाठ 4 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सांवले सपनों की याद। और इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। और सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। जाबिर हुसैन जी का जन्म बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगीर में सन 1945 ईस्वी को हुआ था। इन्हें अध्ययन में विशेष रुचि थी। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य में उपाधियां प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया था। इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य किया है। ये सन 1977 में बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से सदस्य भी चुने गए। इन्हें बिहार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया था। सन 1995 में इन्हें बिहार विधान परिषद का सभापति भी बनाया गया। राजनीति के साथ साथ इन्हें लेखन में भी विशेष रुचि थी। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं पर काफ़ी ज्ञान था और ये इन्हीं 3 भाषाओं में लिखते थे। अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षरत जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए इन्होंने निम्नलिखित रचनाएं लिखी। एक नदी रेत भरी जो आगे है, अतीत का चेहरा और डोला बीबी का मज़ार आदि। जाबिर हुसैन की कृतियों में प्रयुक्त भाषा आम आदमी के निकट है। उनकी भाषा कलात्मक, सरल और रोचक है। उन्होंने अपनी रचनाओं में आवश्यकता अनुसार तत्सम शब्दों, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने डायरी विधा में अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है और अभिव्यक्ति जो है इस पाठ की दिल को छूने वाली है। बच्चों, अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। सांवले सपनों की याद। यह एक संस्मरण है और यह संस्मरण सालिम अली जी के बारे में है, जो कि एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, बर्ड वाचर, यानी कि पक्षियों की देखरेख करने वाले। क्या हुआ था कि एक बार बचपन में उनकी एयरगन से एक चिड़िया पक्षी घायल हो गई और उसके घायल होने के बाद उनके मन पर इतना गहरा असर हुआ कि वे पक्षी प्रेमी बन गए। तब से लेकर अपनी मृत्यु तक उन्होंने पक्षियों की देखरेख की, उनके बारे में जाना और उनके लिए ही कार्य किया। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है। लेखक कहते हैं कि जब सालिम अली की शव यात्रा निकाली जा रही थी, तब उनकी जो शव यात्रा में जो लोग थे, जो भीड़ थी, वो सब ऐसा महसूस कर रहे थे कि यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। क्योंकि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए उनके बारे में कहा गया कि सबसे आगे सालिम अली हैं। वे अपने कंधों पर
सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। अंतहीन क्या होता है कि जिसका कोई अंत नहीं होता। यह उनका अंतिम सफ़र है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद भी मौत की गोद में जा बसा हो। विलीन मैंने होता है अदृश्य हो जाना, मतलब किसी चीज़ में मिलकर अदृश्य हो जाना। यहाँ पर कहा गया है कि सालिम अली का यह अंतिम सफ़र है, यानी कि आखिरी सफ़र है, और वह उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं, यानी कि अदृश्य हो रहे हैं, जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस सोए हुए पक्षी को कोई भी जगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा गया कि कोई भी सोए हुए पक्षी को जीवित नहीं करना चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में वे इनके मधुर संगीत का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक दृश्य हैं, नज़ारे हैं, उनको उस दृष्टि से देखना चाहिए जिसमें आनंद आए। लेकिन कहा गया यहाँ पर कि आदमियों की ही नज़र से देखते हैं। लेखक मानते हैं कि इतिहास में पता नहीं कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में अनेक क्रीड़ाएं की होंगी और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई होगी कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटनाक्रम की याद दिला देता है। लेखक कहते हैं कि पता नहीं कब वृंदावन में श्री कृष्ण ने रास लीलाएं की होंगी, अनेक खेल किए होंगे, या कब मधुर बंसी बजाई होगी, पता नहीं कब, लेखक ये कहना चाहता है। लेकिन क्या हम इसे गलत भी नहीं कह सकते? अगर हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम यमुना जी के पास जाकर खड़े होते हैं, यमुना किनारे जाकर खड़े होते हैं, तो यमुना का जो पानी है वो सारी बातें हमें याद दिला जाता है जो श्री कृष्ण के समय वहाँ पर घटनाएं हुई थी। और कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता है। लेखक कहते हैं कि एक नज़र उस कमज़ोर काया वाले व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। शती मैंने 100 वर्ष के। सालिम अली की आयु कितनी थी जब उनकी मृत्यु हुई? 100 वर्ष। थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं के कारण थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत मैंने होता है उनकी सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतारी गई थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। एकांत मैंने जब वो अकेले होते हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। मतलब उनकी आँखों में इतनी चमक थी, इतना जादू था, जिस प्रकार हम किसी भी प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं और आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे ही उनकी आँखों में भी एक अनोखी चमक थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया
फैली हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, यानी कि बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। जीवन साथी मैंने उनकी पत्नी, उनका नाम था तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी भी रही थीं। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम हो गई थी। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यानी कि अब पक्षियों को कौन देखेगा, कौन उनकी सुरक्षा का दायित्व लेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी थे। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, भ्रमणशील होता है घूमने फिरने वाला व्यक्ति, घुमक्कड़ स्वभाव वाला, भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक कहता है कि आज भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो पक्षियों की खोज में गए हुए हैं और वो अभी वापस आ जाएंगे। लेखक की आंखें नम हैं। वो बार बार यही सवाल करते हैं कि सालिम अली, तुम लौटोगे ना?
कि तुम लौट कर आओगे ना।